हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। जैसा कि मैंने बोला था, आपका जो एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वह अप्रैल के सेकंड वीक से स्टार्ट होने जा रहा है। यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है और जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट है वह 15 से 20 दिन के अंदर अंदर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं अपने रिज़ल्ट को। देखिए, ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय द्वारा और अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा द्वारा जो गत वर्षों में भारतीय न्याय संहिता जो कि सेकंड सेमेस्टर का पहला प्रश्न पत्र है, तो उसी के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो 2 पेपर मैं कराऊंगा क्योंकि 2 बार ही पेपर हुआ है, क्योंकि ये लॉ चेंज हुआ था। बीएनएस आईपीसी की जगह बीएनएस आ गया था, बीएनएस 2023 जो कि अपने सिलेबस में है। तो प्रीवियस ईयर के जो 2 प्रश्न पत्र हुए हैं उन्हीं के क्वेश्चन को देखेंगे और उन्हीं में से ही फंसेगा। 90% चांस है उसी में से फंसेगा 20 क्वेश्चन जो आएंगे अपने। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बीएनएस की कौन सी धारा एकांत परिरोध के लिए अवधि प्रदान करती है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका, धारा 11। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वारा पहली बार छोटे अपराधों के लिए सजा के रूप में कौन सा अपराध जोड़ा गया है? राइट आंसर हो जाएगा कम्युनिटी सर्विस, समुदाय सेवा। बीएनएस की धारा 4 में कितने प्रकार के दंड का प्रावधान है? तो 6 प्रकार के दंडों का प्रावधान है। किसमें? बीएनएस की धारा 4 में, बीएनएस के सेक्शन 4 में। कौन कौन से हैं तो ये देख लीजिएगा, ये मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है। इनमें जो 6 जो दंड हैं, जिसमें है मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कठोर या साधारण कारावास, संपत्ति की जप्ती, जुर्माना और सामुदायिक सेवा। ये 6 प्रकार के दंड बीएनएस के सेक्शन 4 में बताए गए हैं। इन दंडों का प्रावधान है। नेक्स्ट है बीएनएस की अध्याय 3। बीएनएस का जो अध्याय 3 है वह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सामान्य अपवाद से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो आए थे वही मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये 2025 में एमसीक्यू हुआ था। ठीक है, अपना आरएमपीएस उसने आगरा यूनिवर्सिटी ने कराया था शायद, नहीं आरएमपीएसयू नहीं कराया था, ये आरएमपीएसयू नहीं कराया था 2025 में, जिसमें 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये 100 एमसीक्यू हैं जो प्रीवियस ईयर आए थे। पीवाईक्यू हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब यह एक उक्ति है, इग्नोरेंसिया फेसिट एक्सक्यूजेट। इसका अर्थ क्या है? तो यह है तथ्यों की अज्ञानता एक बहाना है। इसी में से क्वेश्चन आएंगे क्योंकि 20 क्वेश्चन आने हैं तो 200 क्वेश्चन काफ़ी हैं। ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग ये ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब क्या है कथन? तो एक जल्लाद जो अदालत के आदेश के अनुसार दोषी को फांसी देता है, उसे निम्नलिखित के आधार पर आपराधिक दायित्व से छूट दी जाती है। जैसे कोई जल्लाद होता है, ठीक है, किसी को जैसे कि मृत्युदंड मिला है, फांसी की सज़ा हुई है, तो जल्लाद उसको फांसी पर लटकाएगा। ठीक है, तो वैसे तो ये अपराध होता है, लेकिन इस अपराध से आपराधिक दायित्व से छूट दी जाती है जल्लाद को। किस धारा के तहत? तो ये बीएनएस की धारा जो है 17 के तहत जल्लाद को छूट है, क्योंकि वो फांसी देता है, उससे किसी की मृत्यु ही तो होती है। तो ये बीएनएस की धारा 17 के अंतर्गत जल्लाद को आपराधिक दायित्व से छूट दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा था, तभी कुल्हाड़ी का सिर पास खड़े एक व्यक्ति को मार देता है। एक ही ओर से उचित सावधानी की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका कार्य है, क्योंकि उसका कृत्य क्षम्य है, अपराध नहीं है, वह तो अपना कार्य कर रहा था। ठीक है, अब जैसे कोई कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है, पीछे कोई खड़ा है, अचानक से उसका जो कुल्हाड़ी का पीछे वाला जो उसका जो फड़ होता है और निकल कर किसी के लग जाए, तो जानबूझकर तो नहीं किया है। ठीक है,
तो उनका कृत्य क्षम्य है, अपराध नहीं है। नेक्स्ट है, एक विनिमय पत्र पर अपने हस्ताक्षर इस आशय से करता है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि वह विनिमय पत्र उसी के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिया गया था। ए ने प्रतिबद्ध किया है, क्या किया है, फॉर्जरी करी है, ये कूट रचना है। ए नौकरी सुरक्षित करने के लिए इसे मूल के रूप में उपयोग करने के आशय से मार्कशीट तैयार करता है, यानी फर्जी मार्कशीट तैयार कर लेता है। बीएनएस के तहत कहा जाता है कि उसने अपराध किया है, किसका, कूट रचना का, फॉर्जरी का अपराध किया है उसने। कौन सी धारा आपराधिक अभिलाष या आपराधिक धमकी या इंग्लिश में बोले तो क्रिमिनल इंटीमिडेशन को परिभाषित और दंडित करती है? बीएनएस की कौन सी धारा है, तो बीएनएस की धारा 351। नेक्स्ट है, मानहानि क्या नहीं है। देखिए मानहानि क्या है, किसी भी आरोप का प्रकाशन करना, कोई व्यक्ति मृत व्यक्ति है तो मृत व्यक्ति का लांछन लगाना, उस पर किसी कंपनी पर लांछन लगा देना, ठीक है, तो ये मानहानि होते हैं। अब मानहानि क्या नहीं है, तो लोक सेवक जो होता है तो उसके जो लोक आचरण के बारे में राय व्यक्त करना, ये मानहानि की कैटेगरी में नहीं आएगा। बीएनएस के तहत अपराध के लिए प्रदान की गई कारावास की न्यूनतम अवधि के लिए बीएनएस की किस धारा के तहत, ठीक है, यहाँ पे किस धारा के तहत है, बीएनएस की किस धारा के तहत अपराध के लिए प्रदान की गई कारावास की न्यूनतम अवधि पूछा है, तो ये हो जाएगा धारा 355 के तहत 24 घंटे। बीएनएस की धारा 355 के तहत अपराध के लिए जो प्रदान की गई कारावास की न्यूनतम अवधि है, कम से कम जो अवधि है, कम से कम जो समय है वह 24 घंटे का है। किसके तहत, धारा 355 के तहत। मानहानि हो सकती है, मानहानि हो सकती है एक जीवित और साथ ही मृत व्यक्ति की और किसी व्यक्ति, कंपनी, संघ या व्यक्तियों के संग्रह का, तो बी और सी दोनों राइट हो जाएंगे। कौन सी धारा मानहानि के अपराध को परिभाषित करती है, तो बीएनएस का सेक्शन 355 मानहानि के अपराध को परिभाषित करता है। बीएनएस 2023 कब से लागू हुआ, तो ये लागू हुआ 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत में। बीएनएस 2023 में शामिल हैं 20 तो अध्याय हैं और 358 धारा हैं। 20 क्या हैं, अध्याय हैं, अध्याय हैं, और 358 क्या हैं, ये धाराएं हैं 358। इन्हें भारतीय न्याय संहिता में दोहराया गया है, जैसे कि पहले आईपीसी था, भारतीय दंड संहिता 1860, तो उसी 1860 का अधिनियम संख्या जो 45 है, इसे भी भारतीय न्याय संहिता में क्या है, फिर से दोहराया गया है। किस धारा में यह लिखा है कि इस अधिनियम को भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा जा सकता है, तो धारा 1 और खंड 1 हो जाएगा राइट आंसर। ए जो भारत का नागरिक है, इंग्लैंड में एक हत्या करता है, वह इंदौर में पाया जाता है और तद अनुसार उसी के अनुसार गिरफ्तार कर लिया जाता है। ए पर मुकदमा कहाँ चलाया जा सकता है, तो इंदौर में चलाया जा सकता है जहाँ पर वह पाया गया था। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 खंड 1 में कार्य की परिभाषा क्या है, तो कार्य की परिभाषा किस में दी गई है, तो धारा बीएनएस की धारा 2 और खंड 1 में दी गई है। परिभाषा क्या है, यह एकल कार्य के रूप में कृत्यों के एक श्रृंखला को भी दर्शाता है। एक व्यक्ति बेईमानी से तब कार्य करता है जब वह निम्न कार्य करता है, किसी एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ पहुंचाने या किसी दूसरे को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 खंड 3 में शिशु की परिभाषा क्या है, शिशु की परिभाषा है 18 साल से कम आयु का कोई भी व्यक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध के लिए आवश्यक नहीं है, तो हेतु या मोटिव बोलेंगे इसको इंग्लिश में, ठीक है, अपराध के लिए आवश्यक नहीं है। बाकी आशय, निषिद्ध, अधिनियम, कार्य के लिए सजा, ये अपराध से संबंधित है, ठीक है। मोटिव अपराध के लिए आवश्यक नहीं है। अपराध एक है, अपराध क्या है, एक पब्लिक रॉन्ग है, लोक गलत है। मेंस रिया क्या है, मेंस रिया होता है दोषी मन। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध में चरण का सही अनुक्रम है, देखिए पहले अपराध का आशय होना चाहिए, फिर उसकी तैयारी, फिर प्रयास, प्रयास के बाद क्या होता है, अचीवमेंट, उपलब्धि होती है। ये क्रम है, इसको याद कर लीजिए, जरूर आएगा। सद्भाव पूर्वक शब्द को बीएनएस में परिभाषित किया गया है धारा 2 खंड 11 में।
किसको? सद्भावपूर्वक शब्द है जिसे, या गुड फेथ बोल लीजिए उसे इंग्लिश में, को बीएनएस में परिभाषित किया गया किस किस धारा में? तो सेक्शन 2 या धारा 2 खंड 11 में। बीएनएस के तहत सर्वनाम ही का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, सभी के लिए ही का उपयोग किया जाता है बीएनएस के तहत। बीएनएस की धारा 3 खंड 5 के तहत संयुक्त दायित्व लागू करने के लिए अभियोजन पक्ष प्रोसिक्यूटर्स को साबित करने की आवश्यकता है। सामान्य आशय। नेक्स्ट है, किस मामले में अदालत ने माना है कि सामान्य आशय का साझाकरण घटना के स्थान पर भी हो सकता है? तो कृपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला है। सजा को कौन कम कर सकता है? तो उपयुक्त सरकार जो है वो है सजा को कम कर सकती है। बीएनएस की कौन सी धारा प्रदान करती है कि दंड आदेश पूरी तरह से या आंशिक रूप से कठोर या सरल हो सकती है? तो धारा 7 हो जाएगा राइट आंसर। सामान्य आशय का सिद्धांत केवल तभी लागू होगा जब कम से कम 2 लोग शामिल हैं। आर बनाम डडले एवं स्टीफेंसन का मामला किसकी रक्षा से संबंधित है? तो ये आवश्यकता से संबंधित है, नीड। ठीक है, अब देखिए एक मामला है आर डडले एवं स्टीफेंसन। आर डडले एवं स्टीफेंसन का प्रसिद्ध मामला, ठीक है, आर एवं डडले स्टीफेंसन का प्रसिद्ध मामला 1884 में इंग्लैंड में सामने आया था। इस मामले में क्या हुआ था? जहाज़ डूबने के बाद जीवित बचे लोगों ने भोजन और पानी की गंभीर कमी की स्थिति में अपने एक कमज़ोर साथी को मारकर खा लिया था। ठीक है, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि यह कार्य जीवन की आवश्यकता के कारण किया गया था। ठीक है, ये मामला हुआ था आर बनाम डडले एवं स्टीफेन में। मतलब पानी और भोजन की इतनी कमी थी कि एक अपने कमज़ोर साथी को ही मारकर खा लिया गया था। आवश्यकता के कारण किया गया था। ये बचाव पक्ष ने तर्क दिया था कि यह कार्य जीवन की आवश्यकता के कारण किया गया था। ऐसी कोई बात अपराध नहीं है जो निम्नलिखित के तहत किसी बालक द्वारा की जाती है। यानी 7 साल के बालक के द्वारा अगर कोई बात की जाती है तो यह अपराध नहीं है। बीएनएस की धारा 22 के तहत किस अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है? जो चित्त विकृति हो जाएगा राइट आंसर। बीएनएस का कौन सी धारा अनैच्छिक नशा की रक्षा से संबंधित है? धारा 23 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक सर्जन अच्छे विश्वास में एक मरीज को संवाद करता है, या मरीज से बात करता है, संवाद करता है। उसकी राय है कि वह रोगी नहीं रह सकता है। अब डॉक्टर कह रहा है कि वह रोगी नहीं रह सकता है, अब यानी कि ख़त्म हो जाएगा, रोगी रहेगा नहीं अब। सदमे के परिणाम स्वरूप रोगी की क्या होती है भैया? मृत्यु हो जाती है। ऐसा सुन के ये इसका दोषी है। किसका दोषी है? क्योंकि इसने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि उसे डॉक्टर को पता है कि यह अब यह रोगी नहीं रह सकता, यानी टाइम आ चुका है भैया, निकलना पड़ेगा इन्हें। डॉक्टर पहले से ही आइडिया होता है उनको। ठीक है, तो ये जो डॉक्टर है तो कोई अपराध नहीं किया है उसने। बीएनएस की कौन सी धारा उन कृत्यों के मामले में रक्षा से संबंधित है जिनके लिए एक व्यक्ति खतरों से मजबूर है? तो धारा 32 हो जाएगा राइट आंसर। बीएनएस की किस धारा में वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया कहावत को शामिल किया गया है? तो धारा 25 हो जाएगा राइट आंसर। मामूली नुकसान पहुंचाने वाला कार्य है कोई अपराध नहीं है यदि वह नुकसान इतना मामूली है कि सामान्य ज्ञान और स्वभाव का कोई भी व्यक्ति इस तरह के नुकसान की शिकायत नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति को निजी रक्षा का अधिकार है। उसका अपना शरीर, संपत्ति और किसी अन्य व्यक्ति का शरीर और संपत्ति हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस मामले में संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं होता? राइट आंसर हो जाएगा अत्याचार। कभी कभी एक व्यक्ति स्वयं अपराध नहीं करता है, वह केवल दूसरे व्यक्ति की सहायता करता है, वह निम्नलिखित के अपराध का दोषी है। तो अबेटमेंट, दुष्प्रेरण, ठीक है, इसका दोषी है, इस अपराध का दोषी है। निम्नलिखित में से कौन बीएनएस के तहत दुष्प्रेरण का एक तरीका नहीं है? तो प्रयास दुष्प्रेरण का तरीका नहीं है। उकसाना, सहायता, षड्यंत्र ये दुष्प्रेरण के तरीके हैं। प्रयास दुष्प्रेरण का तरीका नहीं है। एक्स बाई को जेड की हत्या करने के लिए उकसाता है, परिणाम स्वरूप बाई क्या है? जेड को छुरा घोंप देता है, लेकिन जेड जो है वह घाव से बच जाता है। एक्स दोषी है?
हाँ, एक्स दोषी है हत्या के लिए दुष्प्रेरण का। भारत में ए बी को पाकिस्तान में एक विदेशी को पाकिस्तान में हत्या करने के लिए उकसाता है, बी हत्या करता है। इस मामले में ए हत्या के लिए उकसाने का दोषी है। नेक्स्ट है 48। भारत के बाहर अपराधों के भीतर भारत के बाहर अपराधों के भारत में बीएनएस दुष्प्रेरण की किस धारा के तहत दी गई है? भारत के बाहर अपराधों के भारत में बीएनएस की किस धारा में जो दुष्प्रेरण को जो है किस धारा के तहत दिया गया है? तो ये धारा 47 हो जाएगा राइट आंसर। देखिए इसको समझ लेते हैं। जो धारा 47 है, सेक्शन 47 है, यह धारा उस व्यक्ति को दंडित करती है जो भारत में रहते हुए भारत के बाहर किसी ऐसे कार्य के लिए दुष्प्रेरण या उकसाना या सहायता करता है जो यदि भारत में किया जाता तो अपराध माना जाता। उदाहरण के लिए, यदि भारत में बैठा कोई व्यक्ति किसी विदेशी को उसके देश में हत्या करने के लिए उकसाता है तो हत्या के लिए दुष्प्रेरण का दोषी होगा। अब देखिए एक सेक्शन 48 है, यह इसके विपरीत है 47 के। यह धारा भारत के बाहर बैठे किसी व्यक्ति द्वारा भारत में अपराध के दुष्प्रेरण से संबंधित है। ठीक है, तो दोनों हो गई हैं आपकी 47 48। बीएनएस की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है? तो धारा 61 और खंड 1। नेक्स्ट है एक्स और वाई जेड के घर चोरी करने के लिए सहमत हैं लेकिन वास्तव में कोई चोरी नहीं की गई है, वे इसके दोषी हैं तो आपराधिक षड्यंत्र के दोषी हैं। बेशक चोरी ना हो, आपराधिक षड्यंत्र तो रचा गया था। आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए न्यूनतम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तो न्यूनतम कम से कम 2 होने चाहिए। नेक्स्ट है एक बक्से को तोड़कर कुछ गहने चुराने का प्रयास करता है। इस बक्से को खोलने के बाद कि उसमें कोई गहना नहीं है, उसने निम्नलिखित का अपराध किया है, तो चोरी का प्रयास हो जाएगा राइट आंसर। बीएनएस की कौन सी धारा बलात् संघ के अपराध को परिभाषित करती है? तो धारा 63 हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए धारा 63 देख लीजिए, थोड़ा सा मैंने और क्वेश्चन इसमें डाले हैं। धारा 63 यह धारा बलात् संघ की विस्तृत परिभाषा देती है। यह उन विभिन्न कृत्यों यानी कि यौन क्रियाओं और परिस्थितियों जैसे सहमति के बिना या इच्छा के विरुद्ध या 18 वर्ष से कम आयु को सूचीबद्ध करती है जिन्हें बलात्कार माना जाता है। सेक्शन 64 क्या है? धारा 64 यह धारा बलात् संघ के अपराध के लिए दंड यानी पनिशमेंट का प्रावधान करती है। तो अन्य संबंधित धाराएं भी देख लीजिए, ये है धारा अन्य संबंधित धारा है 65 से 72 तक। बलात्कार के विभिन्न विशिष्ट रूपों जैसे सामूहिक बलात्कार या बार बार अपराध करना और संबंधित दंडों का वर्णन है। नेक्स्ट है ए अपनी ही 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ उसकी सहमति से संभोग करता है। ए प्रतिबद्ध है किसका? तो ये बलात् संघ का है। नेक्स्ट है गैंग रेप के लिए यह आवश्यक है कि बलात् संघ एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए, तब गैंग रेप माना जाएगा। पीछा करने का अपराध निम्नलिखित के तहत दंडनीय है। धारा 78 बीएनएस पीछा करना, ठीक है, किसी का पीछा करना धारा 78 बीएनएस के तहत दंडनीय है। नेक्स्ट है बीएनएस की निम्नलिखित में से कौन सी धारा दहेज मृत्यु से संबंधित है? तो धारा 80 दहेज मृत्यु से संबंधित है। जब एक महिला अपने बाथरूम में नहा रही थी तो एक्स ने अपने मोबाइल में तस्वीर कैप्चर कर ली और इसे अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दिया। एक्स द्वारा क्या अपराध किया गया है? तो एक्स द्वारा अपराध किया गया है दृश्य रतिकता या वोयेयुरिज्म। सेक्शन कौन सा लगता है? सेक्शन लगता है भैया बीएनएस की धारा 77 लगता है ऐसा करने पे। निम्नलिखित में से किस अपराध में मेंसरिया एक आवश्यक घटक नहीं है? देखिए हत्या में, चोरी में, लूट में सभी में है लेकिन द्विविवाह में नहीं है। ठीक है, द्विविवाह हो जाएगा राइट आंसर। एक हिंदू पति इस्लाम में परिवर्तित होकर दूसरी शादी करता है, वह द्विविवाह का दोषी होगा। यह निम्नलिखित में से किस मामले में आयोजित किया गया था? तो मामला था सरला मुदगल बनाम भारत संघ का मामला। एक्स ने गर्भपात कराने के इरादे से एक गर्भवती महिला बाई को दबा दी, गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। एक्स किसका दोषी है? एक्स है। गर्भपात के कारण जो मौत हुई थी उसके लिए दोषी है। वेश्यावृत्ति आदि के उद्देश्य से बच्चे को बेचने के लिए सजा का प्रावधान किया गया है धारा 98 में, बीएनएस की धारा 98। सदोष मानव वध का अर्थ है?
जिससे चोट लगने से मृत्यु होने की संभावना हो। जे एक पुजारी एक लड़के को बुरी आत्मा से ठीक करने के लिए पीटता है, लड़का मर जाता है। जे क्या है, जे ने क्या किया है? तो आपराधिक मानव वध के लिए उत्तरदायी है जे। बीएनएस की धारा 101 के तहत कितनी परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिसके तहत आपराधिक मानव वध हत्या है? तो 4 प्रकार की परिस्थितियां हैं। कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। मौत कारित करने का आशय, यदि कोई मृत्यु कारित करने के इरादे से किया गया हो, यदि कार्य मृत्यु कारित करने के इरादे से किया गया हो। विशिष्ट ज्ञान के साथ चोट, यदि अपराधी ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से कार्य करता है जिसके बारे में वह जानता है कि वह उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। और थर्ड है आपका प्रकृति के सामान्य क्रम में पर्याप्त चोट, यदि इरादतन पहुंचाई गई चोट प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर हो। अत्यंत खतरनाक कार्य, नॉलेज ऑफ इमिनेंट डेंजर, यदि व्यक्ति यह जानते हुए कार्य करता है कि वह इतना खतरनाक है कि उससे पूरी संभावना है कि मृत्यु होगी ही और वह बिना किसी उचित कारण के ऐसा जोखिम उठाता है। नेक्स्ट है 66, ए के पास पर्याप्त भोजन है लेकिन वह उसमें कुछ किसी अन्य भूखे व्यक्ति को नहीं देता है और भूख के कारण दूसरा व्यक्ति मर जाता है। ये इस किसका दोषी है? ये किसी का दोषी नहीं है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। ये तो नैतिकता का आधार है भाई, कोई अगर भूखा है तो खाना दे दो, ठीक है। खैर अपराध तो कोई नहीं है ये। एक्स जानता है कि बाई अपने सिर में किसी बीमारी से पीड़ित है और वह यह भी जानता है यदि बाई को उसके सिर पर वार किया जाता है तो उसकी मृत्यु होने की संभावना है। एक्स क्या करता है, उसके सिर पर यानी बाई को मुट्ठी का झटका देता है, ऐसे बंद करता है, मुट्ठी मार देता है, बाई मर गया। एक्स क्या है? एक्स हत्या का दोषी है। संगठित अपराध के अपराध का प्रावधान बीएनएस के किस धारा में किया गया? तो धारा 111 हो जाएगा राइट आंसर। ए ने बी के 4 दांत खटखटाए, यानी कि 4 दांत ना उसके तोड़ दिए। ए ने निम्नलिखित का अपराध किया है, घोर उपहति पहुंचाई है, यानी कि ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा राइट आंसर। ए को बी ने पीटा था, इस एक्ट में ए का जो कंधा है वह अव्यवस्थित हो गया था, यानी फ्रैक्चर नहीं हुआ था, अव्यवस्थित हो गया था। बी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है, तो ये भी घोर उपहति हो जाएगा, ग्रीवियस हर्ट। ए एक पुलिस अधिकारी बी से यह संस्वीकृति कराने के लिए कि उसने अपराध किया है उसे उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है। बीएनएस की किस धारा के तहत पुलिस अधिकारी का अपराध का दोषी है? तो धारा 120 के तहत पुलिस अपराधी अपराध का दोषी है। ए ने उसे मारने के आशय से जेड को गोली मारता है। ए ने उसे मारने के आशय से यानी कि जेड को गोली मारता है मारने के आशय से, परिणाम में जेड मर जाता है। ए किसका दोषी है? तो ए दोषी है, हत्या का भी दोषी है और आपराधिक मानव वध का भी दोषी है। ए और बी दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। बीएनएस की धारा 116 के तहत निम्नलिखित प्रकार की उपहति को गंभीर उपहति के रूप में नामित नहीं किया गया है। छाती का स्थायी विद्रूपीकरण यानी कि परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द चेस्ट। 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा बीएनएस के तहत अपराध है? अपंग करने या विकृत करने के आशय से किसी व्यक्ति पर तेजा फेंकना। ए बिना वारंट के एक पुलिस अधिकारी जेड को गिरफ्तार करता है जिसने हत्या की है। ए ने निम्नलिखित का अपराध किया है? कोई अपराध नहीं किया है। सदोष परिरोध को परिभाषित किया गया है बीएनएस की धारा 127 में। जो कोई स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को इस प्रकार बाधित करेगा जिससे उस व्यक्ति को किसी ऐसी दिशा में जाने से रोका जा सके जिसमें उस व्यक्ति को कार्रवाई करने का अधिकार है, तो इसे बोलेंगे सदोष अवरोध या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। 78 है, ए किसी महिला का घूंघट सासे हटा देता है, आशय के साथ हटा देता है, ठीक है। यहाँ ए ने उस पर सासे बल का प्रयोग किया है और यदि उसने उस महिला की सम्मति के बिना यह कार्य यह आशय रखते हुए किया या संभाव्य जानते हुए किया कि उससे उसको क्षति, भय या डर या क्षोभ उत्पन्न हो, ए निम्नलिखित का दोषी है, तो आपराधिक बल का दोषी है। हमला निम्नलिखित के कारण नहीं हो सकता, केवल शब्द के साथ हमला नहीं हो सकता, ठीक है। अंग विक्षेप से हो सकता है, जैसे कोई शरीर का किसी अंग, जैसे कि किसी की तरफ उंगली उठा रहे हैं या हाथ मारने के लिए एकदम दौड़ रहे हैं, कुछ भी, ठीक है,
या तैयारी कर रहे हैं, असला बारूद लेकर आ रहे हैं कि हमला, ठीक है, हुआ नहीं है हमला लेकिन तैयारी तो कर रहे हैं ना हमले की, लेकिन जो शब्द हैं बोल रहे हैं कि मैं तुझे मार दूंगा या गाली दे रहे हैं, तो ये हमला नहीं होता है। केवल शब्द से कह देना, ठीक है, जैसे कोई छत पे खड़ा है और नीचे कोई व्यक्ति खड़ा है तो उससे कह रहा है मैं तुझे मार दूंगा, खड़ा वो 4 मंजिल ऊंची इमारत पे, नीचे व्यक्ति को कह रहा था, ये हमला नहीं होगा। हमला के लिए आपके हाथ में डंडा हो या कुछ भी हो, ठीक है, इस तरीके से, खैर छोड़ी, समझ गए होंगे आप लोग, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा आपने हमला और प्रहार। हमला हमला होता है जैसे किसी के हाथ में छड़ी है, किसी के ऊपर उठाता है, ठीक है, तो ये हमला है। और छड़ी से जब वो छड़ी मार देता है किसी पे और वो गिर जाता है तो वो प्रहार की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये अंतर होता है हमला प्रहार में। 80 नंबर है, किसी अन्य व्यक्ति पर भरी हुई बंदूक की ओर इशारा करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित के लिए दोषी माना जाएगा। तो असॉल्ट, हमला के लिए दोषी माना जाएगा, ठीक है। बीएनएस में कितने प्रकार के व्यपहरण किडनैपिंग होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। भारत में से व्यपहरण यानी किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, जब किसी व्यक्ति को उसकी सहमति या उसकी ओर से कानूनी रूप से अधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना भारत की सीमाओं से बाहर ले जाया जाता है। दूसरा है विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण, जब किसी नाबालिग पुरुष के मामले में 18 वर्ष से कम और महिला के मामले में 18 वर्ष से कम, बीएनएस को उम्र को समान कर दिया गया है, ठीक है, या विकृत चित्त व्यक्ति को उसके कानूनी अभिभावक की सहमति के बिना ले जाया जाए या बहकाया जाता है, ठीक है। तो ये सब चैट जीपीटी से लिया गया था मैंने, इसमें तो ऑप्शन 2 थे, ठीक है, बाकी मैंने ये चैट जीपीटी से डाल के यहाँ पे पेस्ट कर दिए जिससे कि आप लोगों को समझ में आए कि 2 अपराध कौन कौन से हैं। तो एक तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया होता है, एक होता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। व्यक्ति के अपहरण के अपराध के लिए अपहरण किया जाना चाहिए, माइनर या मेजर, हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन विधि विरुद्ध जमाव का एक अनिवार्य तत्व नहीं है? तो सामान्य आशा हो जाएगा राइट आंसर। कारावास की अधिकतम सजा जो दंगा के अपराध के लिए दी जा सकती है, तो 1 महीना होती है दंगे के लिए, ठीक है। बीएनएस के किस अध्याय में लोक सेवकों के वैध अधिकार की अवमानना का प्रावधान है? तो अध्याय हो जाएगा 13। नेक्स्ट है, न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, धारा 230 की, बीएनएस धारा 230। शिशु को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि दंडनीय बनाया गया है, जैसे कि कोई शिशु है उसको एडल्ट फिल्म देना या एडल्ट कंटेंट देना, ठीक है, अश्लील वस्तुओं का विक्रय यानी कि बेचना दंडनीय बनाया गया, किसके तहत? धारा 295, बीएनएस की धारा 295। स्नैचिंग के लिए दी जाने वाली सजा है किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 3 साल तक हो सकेगी और जुर्माना। नेक्स्ट है, चोरी करने के खिलाफ, चोरी निम्नलिखित के खिलाफ अपराध है, किसके खिलाफ? तो चल संपत्ति के खिलाफ अपराध है। उद्यापन या एक्सटॉर्शन को परिभाषित किया गया बीएनएस की धारा 308 में। बीएनएस के तहत लूट के कमीशन के लिए अपराधियों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, तो न्यूनतम क्या है? 1 व्यक्ति भी लूट कर सकता है। डकैती करने की तैयारी है, दंडनीय अपराध है। डकैती करने की कोई तैयारी भी करे तो दंडनीय अपराध है। निम्न में से कौन सा कारक डकैती को लूट से अलग करता है? अपराधियों की संख्या। देखिए लूट क्या है, लूट में क्या है, 1 व्यक्ति भी लूट कर सकता है, और डकैती में भैया 2 व्यक्ति ज़्यादा कम, 5 लोग, 4 लोग, 3 लोग, 5 लोगों से ज़्यादा जो होते हैं तो डकैती बोलते हैं, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन है, कल जो कराऊंगा उसमें आएगा ये क्वेश्चन, तब और अच्छी तरीके से समझा देंगे। एक मृत व्यक्ति की वसीयत का निष्पादक होते हुए उस विधि की जो सामान को वसीयत के अनुसार विभाजित करने के लिए उसको निर्देश देती है, बेईमानी से अवज्ञा करता है और सामान को अपने उपयोग के लिए विनियोजित कर लेता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? तो ए ने आपराधिक न्यासभंग किया है। ए को एक मूल्यवान हीरा मिलता है, यह नहीं जानते कि यह किसका है। ए मालिक को खोजने का प्रयास नहीं करता है, प्रयास किए बिना ही उसे तुरंत बेच देता है। ए है संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग का दोषी। बीएनएस की धारा 317 के तहत एक अपराध में एक्टस रियस यानी कि दोषी मन किसके संबंध में है? तो चोरी की संपत्ति का कब्जा करने के संबंध में। प्रवंचना या डिसेप्शन निम्नलिखित में से एक अनिवार्य तत्व है, किसका? छल या चीटिंग का। प्रवंचना एक अनिवार्य तत्व है जिसके बिना छल का अपराध पूर्ण नहीं माना जाता है। प्रवंचना क्या है? एक अनिवार्य तत्व है, किसका? छल का
जिसके बिना छल का अपराध पूर्ण नहीं माना जाता। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 415 अब क्या है, भारतीय न्याय संहिता की संगत धारा के तहत छल तब होता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देता है और बेईमानी से उसे कोई संपत्ति देने या कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। धोखा या प्रवंचना ही वह मुख्य तरीका है जिससे पीड़ित व्यक्ति को संपत्ति की सुपुर्दगी या नुकसान उठाने पर मजबूर किया जाता है। तो धोखा भी प्रवंचना ही होता है, या धोखा प्रवंचना एक ही है, समानार्थी शब्द हैं। किसी परीक्षा में दूसरे का झूठा रूप धारण करके बैठना और दूसरे के नाम से कागजात पर हस्ताक्षर करना, इसका अर्थ है प्रत्युरूपण के साथ कूट रचना से छल करना। 99 है, ए स्वेच्छा से जेड से संबंधित एक अंगूठी को नदी में फेंक देता है जिससे जेड को सदोष हानिकारक होती है। ए प्रतिबद्ध है किसका, रिष्टी मिसचीफ का, ठीक है, प्रतिबद्ध है। अब 100 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है। ए एक खिड़की से जेड के घर में प्रवेश करता है, तो ये क्या हो जाएगा, हाउस ब्रेकिंग हो जाएगा, गृह भेदन हो जाएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। कल मिलते हैं इसी का जो दूसरा पेपर है जो 2023 में कराया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।